एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस बोल रहे हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका हर साइड 1 मीटर का है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक 1 केजी का पार्टिकल है, यहाँ पे एक 2 केजी का पार्टिकल है और यहाँ पे एक 3 केजी का पार्टिकल है। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि हमें क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा, एक एक्सिस चूज करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसीडर दिस इज अवर ट्रायंगल आइसोसेलेस, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये जो हमारा एक्सिस बन गया, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। तो ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे है, मान लीजिए 1 केजी का पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये ओरिजिन है, तो सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर इसका अपन कोऑर्डिनेट ले ले तो ये बन जाएगा 0,0, ये ले ले तो ये 1,0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 केजी का मास है, ठीक है ना। नेक्स्ट मान लीजिए कि हमें ये चाहिए, तो ये बिल्कुल बीचों बीच होगा ये, तो ये हो गया है 0,5 कॉमा। अच्छा, अब अगर आपको मान लीजिए कि इसकी हाइट निकालनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी हाइट नहीं समझ पाते हैं, तो हम इसकी हाइट निकाल देते हैं। मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये एंगल आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस तरीके से कोई ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, या इस तरीके से तो नहीं बना हुआ ये, कोई उससे भी हो जाता, मान लीजिए ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये मान लीजिए इसका लेंथ ए साइड का, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर और ये मान लीजिए कि 60 डिग्री है। तो आपको साइन 60 डिग्री बराबर मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा ए साइन 60 मतलब √3/2। तो इसका जो हाइट होता है ना, ये √3/2 टाइम्स होता है साइड, तो साइड अपना कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा आपका हाइट √3/2। याद रखना, यहीं से इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आता है, √3/2 a², इसका जो एरिया होता है, ठीक है ना, यहीं से आता है, हाफ बेस इंटू हाइट से। तो इसकी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो √3/2 होती है। तो बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन में ये आपका हो जाएगा m1 प्लस m2 m3। तो m1 कितना है, देखो 1 kg है, x1 देखो इसका कितना है, 0 है, प्लस अगर अपन m2 निकालते तो कितना है, 2 kg है, x इसका इसका आप x2 कितना है, अपन इसको 1 मान सकते हैं, प्लस अगर अपन m3 निकालें तो m3 कितना है, ऊपर वाले को m3 ले लेते हैं, तो ये 3 kg है और इसका x3 कितना है अपना, ये है 0,5, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं बाई, ये हो जाएगा 2, 3 और ऊपर में 3 है तो 4, 5, 6, तो टोटल मास कितना आ गया, 6 आ गया। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो गया आपका 3/2 अपॉन में ये हो गया 6, तो ये अपना हो गया 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया अपना, ये 3/2 1.5 ले सकते हैं, तो ये हो गया 3.5/6 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर लिया था, तो ये हो जाएगा 3.5/6 मीटर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट का, ये आ जाएगा 3.5 अपॉन में 6 मीटर, ठीक है ना। अभी तो अपन ने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है, अब अपन ऐसे ही इसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन में ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। अब अपन m1 देखेंगे तो m1 कितना है, m1 है आपका 1 और y1 कितना है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 0, ठीक है ना। प्लस अगर अपन m2 लेते हैं तो m2 कितना है, m2 यहाँ पे 2 kg और y2 भी कितना है, यहाँ पे 0 है। तो देखो कितना अपन ने कोऑर्डिनेट्स ही ऐसे चूज किए जिससे मैक्सिमम 0 आ जाए, और ये है अपना 3 kg और ये कितना है √3/2/3, तो ये हो गया आपका 3 इंटू √3/2 और ये नीचे आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3/2 इंटू ये आ जाएगा आपका 6, तो 3 2 जा कट जाएगा, ये आ जाएगा √3/4 आपका मीटर, ठीक है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, √3/4 मीटर, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट आया कहाँ से आया, ओरिजिन से आया, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा √3/4 मीटर। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ऐसा आएगा कि ऐसे √3 वगैरह ना आए, थोड़ा सा इजी ही रहे, नीट और जेईई मेंस में आएगा। बाकी इस तरीके से भी आ सकता है ना, कैलकुलेशन भी आ सकता है, कैलकुलेटिव अपने को क्या पता। चलिए अब एक और अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या बोला हुआ है। 3 masses respectively 1 kg 2 kg and 3 kg have position vector
R1, R2 और R3। तो यहाँ पे 3 मास दिए गए हैं M1, M2 और M3 और उनका पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है R1, R2 और R3। हमें क्या निकालना है? हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना बच्चों? तो आइए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है यहाँ पे कि जो मास का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आपका m1 r1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा m2 r2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा m3 r3 और डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा m1 प्लस m2 प्लस m3। डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना? तो देखिए m1 कितना है? m1 1 kg है। r1 पोजीशन वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना? नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं प्लस R2 कितना है बेटा? R2 यहाँ पे 2 kg है और ये है आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़ते हैं M3 कितना है? 3 kg है। R3 कितना है? 2 आई कैप माइनस j कैप माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 k कैप और नीचे मास का सम कर देंगे तो नीचे 6 आ जाएगा। अब हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो ये देखो, ये 1 और ये 2 और ये 6, तो 6 7 8 9, तो ऊपर में आ गया 9 आई कैप। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 3, तो यह आ गया प्लस 3 जे कैप। अब यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस 6, तो यहाँ पे आ गया माइनस 3 के कैप और नीचे आ गया आपका 6। तो जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, ये आ जाएगा आपका 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन में 2। मैंने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 से काट दिया इसको। तो यह आ गया आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आप यहाँ से लिख सकते हो, ये हो गया 3/2। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास वाई कोऑर्डिनेट पूछ लेता है तो ये हो जाता है आपका 1/2 और मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट पूछ लेता है तो ये हो जाता है आपका -1/2। क्योंकि आपको पता है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप प्लस जेड सेंटर ऑफ मास के कैप। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया है, सिमिलरली इन दोनों इक्वेशंस को देखा है और एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हमने बाहर निकाला है। ठीक है बच्चों, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग किसी कंटिन्यूअस बॉडी का हम लोग जो सेंटर ऑफ मास होगा वो निकालेंगे, ठीक है? तो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है ना? देखो, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए जो फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ये हो जाएगा आर डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अगर आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन डी एम। हाँ, तो अपन सिर्फ यही एक्स वाई और जेड, उसके बाद आर बराबर एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप वाई कैप और जे कैप से अपन कर सकते हैं। तो वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और अगर हमें z सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा इंटीग्रेशन जेड डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। विथ ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर लिमिट्स हमें यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कंटिन्यूअस बॉडी का। से फॉर अ थिन रॉड, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। किसके लिए निकालना है? थिन रॉड के लिए निकालना है हमें सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि इसका जो मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लेते हैं कि ये जो रॉड का जो मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना? तो मान लीजिए इस रॉड का मास m है और लेंथ l है।
ये x बराबर 0 है और ये x बराबर l तक इसकी लेंथ है। तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। थिन रॉड का मतलब है कि इसका सिर्फ x कि ये बहुत पतला है, इसका y और z कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसकी कोई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगी, इसकी केवल और केवल लंबाई होगी, कि सिर्फ लेंथ होगी, ब्रेथ और हाइट इसकी हम लोग नेग्लिजिबल ले लेंगे। तो इसका ऑटोमेटिकली y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये एक पतला सा रॉड है, ठीक है ना, ये x बराबर 0 है। हम लोग एक यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे dm, मास हो जाएगा dx। अब देखो ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी होगी रो, लीनियर मास डेंसिटी मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, ये जो लीनियर मास डेंसिटी है मास पर यूनिट लेंथ, तो इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है dm, इसका लेंथ कितना है dx, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो ये जो लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो मान लेते हैं कि ये dm है और ये dx है, और मान लीजिए कि x कोऑर्डिनेट से इसकी ये जो dm मास की जो डिस्टेंस है ये x है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सॉरी, हम लोग यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इंटीग्रेशन x dm हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dm विथ प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है ना। अब देखो, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होगा, इसका टोटल मास m है, तो छोटे छोटे हिस्से को अब जब हम डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे टोटल मास इसका m आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इंटीग्रेशन हो गया x, अब हम डीएम को क्या 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 लिख सकते हैं, देखो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा डीएम बराबर हो जाएगा मास अपॉन में लेंथ इंटू डीएक्स। तो डीएम को लिख सकते हैं मास अपॉन में लेंथ इंटू डीएक्स, ठीक है ना। अब अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये मास से मास कट गया, ये लिखा हुआ है 1/l इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब यहाँ पे प्रॉपर लिमिट पुट करनी पड़ेगी। देखिए लिमिट ऐसे पुट करते हैं जिससे कि पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाए। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो लिमिट इस तरीके से चूज करेंगे कि पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाए। अब देखो रॉड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रॉड स्टार्ट x बराबर 0 से हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, l पर हो रहा है। तो जब अपन लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 से लेके l तक करेंगे, तो यहाँ 0 से लेके l तक पुट करेंगे, ठीक है ना। तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है x² बाई 2 होता है, तो ये हो जाएगा x² बाई 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेके l। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा l² बाई 2 और ये l बचा होगा, तो x सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो ठीक बीचों बीच आ जाएगा, कितना हो जाएगा l/2। तो x सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, या पतले से रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके बीचों बीच होता है, कहाँ पे होता है, l/2 पर होता है, ठीक है ना। अब देखो हम आपको इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन कराते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत प्यारा सवाल है। अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इक्वल्स टू 0 तो एक्स इक्वल्स टू एल, तो रॉड की लेंथ एल है। द लीनियर मास डेंसिटी इज गिवन एज रो इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे जो लीनियर मास डेंसिटी है ना, ये हमारी कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है। जैसे पिछले क्वेश्चन में लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट थी, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। और ए और बी जहाँ पे कांस्टेंट है, हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है नीट या जेई मेंस के रेस्पेक्ट में, जनरली जेई एडवांस में आता है, बट स्टिल अपने को करना चाहिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन है, ये हमारी रॉड हो गई, और मान लीजिए कि ये हमारा x बराबर 0 है और ये x बराबर l है। एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dm dx, और ये दूरी कितनी है, हमारी x है, ठीक है ना। तो अब ये जो रो है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो रो जो होता है ये हमारा होता है dm/dx, और ये वेरी कर रहा है a प्लस बी एक्स से वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम पर यहाँ पे एंटी, तो यहाँ से dm मिल जाएगा, dm बराबर आ जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू आपका आ जाएगा dx। तो अगर हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम लोग लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm प्लस यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो अगर अपन यहाँ पे पुट करते हैं एक्स डी एम, देखो डी एम मैंने पहले ही निकाल लिया है, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में ये इंटीग्रेशन डी एम क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स, और ये यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स भी, तो ऑब्वियस ही बात है प्रॉपर लिमिट्स, तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके एल, 0 से लेके एल, क्योंकि मुझे क्या करना है, पूरे रॉड को अपने को कवर अप करना है, ठीक है ना, हमें पूरे रॉड को यहाँ पे कवर करना है। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं तो देखो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, ये है ना, ये डी एक्स, और ये नीचे में आ जाएगा किसका इंटीग्रेशन, ए प्लस बी एक्स विथ प्रॉपर लिमिट्स, तो ये आ जाएगा 0 से लेके एल और ये आ जाएगा 0 से लेके एल।
तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ax² / 2 प्लस bx³ / 3 विथ प्रॉपर लिमिट्स, ये यहाँ पे 0 से लेके l, और अपॉन में ये आ जाएगा ax प्लस bx² / 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेके l। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, बस ये कैलकुलेशन करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा, जैसे कि मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ये आएगा आपका 3al प्लस 2bl² अपॉन में 6a प्लस 3bl, है ना। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, अपन अननेसेसरी यहाँ सॉल्व करेंगे, अपना टाइम वेस्ट होगा क्लास का, है ना। तो ये तभी आप यूज़ करोगे जब यहाँ पे ये जो आपका डीएम है, ये लीनियर मास डेंसिटी, ये वेरिएबल होगा, तो अपने को इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी जनरली अपन नीट में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पर आ गया तो अपने को आना चाहिए, ठीक है ना।